अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसका इंशाल्लाह आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस टॉपिक से हमारा थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इससे पुराना जो लेक्चर 1 है मेरा वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ग्रुप ट्रेंडिंग के बेसिक पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब तक आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो लाजमी आप जो है वो जो मेरी लेक्चर 1 की वीडियो है वो लाजमी देखें। तो चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है बेटा, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो इसके ग्रुप ट्रेंड को भी समझेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या करते हैं बेटा, एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे अगर आप फोकस करें, मैंने एक एटम बनाया हुआ है। ठीक है, एटम के ये मैंने क्या बनाया है बेटा, ये शेल बनाया हुआ है। जैसे ये के शेल हो गया और ये इसका क्या हो गया बेटा, एल शेल हो गया। यानी इस एटम में टोटल हमारे पास कितने शेल हैं, 2 शेल हैं, इनर शेल और आउटर शेल। अगर आप यहाँ पे देखें तो आउटर शेल में मेरे पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर शेल से रिमूव कर दूँ। अच्छा, आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो ये आसानी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि कुर्सी पर अगर कोई पहले से बैठा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि कुर्सी पर बैठें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुर्सी को क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर वो जिद्दी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली हटाना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, पहले से मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, यहाँ मैंने लिखा भी है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको I.E भी लिखते हैं। मेरे ख्याल में डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें, देखिए बेटा, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। अब अगर हमने क्या करना है, इस अट्रैक्शन को अगर बढ़ाते हैं, बिल फर्ज अट्रैक्शन बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर ये अट्रैक्शन क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर ये फासला बढ़ेगा, यानी डिस्टेंस की बात। अच्छा बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद है, ये जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, 2 मैग्नेट है, वो थोड़े से डिस्टेंस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। बट वही मैग्नेट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फासले से अट्रैक्ट करे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे ये फासला बढ़ता रहेगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, मिनिमम कम चाहिए होगी। तो चलते हैं इसके ग्रुप ट्रेंड को पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप ट्रेंड से पहले यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन लिखे हैं ताकि हम ग्रुप ट्रेंड को अच्छे से समझ पाएं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो ये याद रखिएगा, जब अपॉन में कोई चीज़ आती है जो है तो ये हमारे पास कहलाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो इन्वर्स जो है हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में आएगा। इसी तरह जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये 2 रिलेशन समझ में आए तो आप इसका इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रुप ट्रेंड कर सकते हैं। देखिए ग्रुप ट्रेंड में सबसे पहले हमारे पास ग्रुप ट्रेंड ऑफ क्या आ जाएगा, 1A एंड 2A एलिमेंट, जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप।
अब क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, देखा था कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो एटम का साइज बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो डाउन द ग्रुप हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट में यानी ग्रुप 1A ग्रुप 2A में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रुप 3 पर। अब ग्रुप 3A में हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड है वो क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप 3 बोरोन से स्टार्ट होता है और किस पर एंड होता है बेटा? थॉलियम पर एंड होता है। ठीक है, अब अगर आप बोरोन से थॉलियम तक आए तो ग्रेजुअली आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बट एक सर्टेन पोजीशन पर क्या होता है? कुछ चेंजेस आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि एल्यूमिनियम गैलियम एक पेयर ये हो गया, इनिडियम एंड थॉलियम, IN इनिडियम, TL थॉलियम, इन दोनों के दरमियान एक एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन क्या है? बिलफर्ज जैसे अगर हम यहाँ देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया एल्यूमिनियम पहले आता है, गैलियम बाद में आता है। तो होना ये चाहिए था कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, गैलियम की कम होनी चाहिए थी, बट ऑब्जर्व ये की गई कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के मुकाबले में कम के बजाय बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सेम यहाँ पर भी यही होती है। थॉलियम की जो हमारे पास आयनाइजेशन होती है वो इनिडियम के मुकाबले में बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? सेम वही प्रीवियस लेक्चर वाला रीज़न है। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? लेस शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमारे पास जो गैलियम है, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के मुकाबले में क्या होती है बेटा? हायर होती है। थॉलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इनिडियम के मुकाबले में क्या होती है बेटा? हायर होती है। दोनों के लिए रीज़न सेम है। रीज़न क्या है? यहाँ पे रीज़न मैंने मेंशन भी किया है, ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d इलेक्ट्रॉन। अब d इलेक्ट्रॉन की लेस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होती है। रीज़न क्या है कि सर d इलेक्ट्रॉन लेस शील्डिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बेसिक रीज़न ये है कि उनका जो शेप होती है वो शेप कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो टू द सेंटर नहीं होती ऑर्बिटल में, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास अट्रैक्शन में कमी आती है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, किसके? d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। तो इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो d के बजाय आउटर ऑर्बिट जो हमारे पास होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप ट्रेंड ऑफ 4A। सर लास्ट जो लेक्चर था उसमें तो आपने 4A से 8A तक कंटिन्यूसली लिखा था, यहाँ पे अलग लिखने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी वेरिएशन आएगी। 4A में भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये हम देखेंगे 4A में कितने एलिमेंट और कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ग्रुप 4A हमारे पास स्टार्ट होता है कार्बन से और एंड होता है लेड पर, ठीक है, लेड पे एंड होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एक ऐसा पेयर है एलिमेंट का जो कि क्या शो करता है बेटा? एक्सेप्शन शो करता है। अगेन एक्सेप्शन यानी अपने ग्रुप में इस तरह का बिहेवियर शो करना जो बाकी एलिमेंट शो ना करे, उसके लिए हम एक्सेप्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो रेगुलरली कार्बन से जर्मेनियम तक हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही टिन और लेड पर आते हो, अब होना तो ये चाहिए कि लेड की सबसे कम होनी चाहिए, बट ये ऑब्जर्व किया गया कि लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है और जो टिन की आयनाइजेशन एनर्जी है इनके दरमियान एक डिफरेंस आता है, ठीक है। इनके दरमियान क्या आता है बेटा? एक डिफरेंस आता है, यानी लेड हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन टिन। अगेन यहाँ क्या रीज़न है सर? प्रीवियस वाला रीज़न है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जैसे ये d इलेक्ट्रॉन लेस शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह f ऑर्बिट के भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी लेस शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेस शील्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेस शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, मैंने नीचे डिफाइन भी किया है कि अगर f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेस शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जो लेड होता है, ठीक है, और जो टिन है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लेड में हमारे पास f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट कम होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पे मजीद रीज़न भी लिखा है कि हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, एफ ऑर्बिटल की लेस शील्डिंग इफेक्ट क्यों होती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगेन वही बात हो गई, कॉम्प्लेक्स शेप होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सेंटर नहीं होगी ऑर्बिटल के, डिस्टॉर्टेड होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा होगी अट्रैक्शन में। क्लियर हो गई बात बेटा। इसके बाद आते हैं ग्रुप ट्रेंड ऑफ 4a to 8a। अब अगर हाँ 5a to 8a, अब ये जो 5a to 8 है हमारे पास जो ग्रुप ट्रेंड है, ये सेम एज इट इज एस ब्लॉक की तरह है। एस ब्लॉक का क्या मतलब है, एस ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 1a और ग्रुप 2a। तो ग्रुप 1a और 2a में हमारे पास क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही थी। क्यों डिक्रीज हो रही थी, जो रीज़न वहाँ लिखा है वही रीज़न आपने क्या करना है बेटा, सेम यहाँ पर लिख। ठीक है बच्चों, हमारी जो इसके बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसका हम ग्रुप ट्रेंड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, आयनिक मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो एटम सपोज किए, एटम ए और एटम बी, जिन्होंने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्ड बनाया। मे भी कुछ बच्चों को कोवलेंट बॉन्ड का पता ही नहीं हो। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटमों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, यानी एक एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इक्वली शेयर कर रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड और इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इन दोनों ने क्या कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब हमारे पास अगर जहाँ पे आप ध्यान दें तो ए को मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एटम है, बी को मैंने कहा ये वीक एटम है। तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज़्यादा, और बी जो वीक एटम है उससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या हो जाएंगे बेटा, फार अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस बुनियाद पर क्या होता है, एटम ए जो कि स्ट्रॉन्ग है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो पुलिंग फोर्स जो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही है बेटा, पुल कर रही है, उस पुलिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है। डेफिनेशन देखते हैं, द पुलिंग फोर्स ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको E.NB लिखते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो ग्रुप ट्रेंड इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड याद है तो समझे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप ट्रेंड भी आता है और बहुत ही सिंपल है। सेम एज इट इज वही चीज़ें जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ी थी, दोबारा से हमारे पास इसमें भी वही रिकॉल होगी। देखिए, ग्रुप ट्रेंड ऑफ 1a 2a वहाँ हमने पढ़ा था, डिक्रीज हो रहा था डाउन द ग्रुप, तो यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है और साथ ही साथ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। वहां हमने पढ़ा था ग्रुप 3 में, ठीक है, अगर आपको याद हो, बोरॉन से थॉलियम तक हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बट दो पेयर में आके एक्सेप्शन आ जाएगा। अब वो दो पेयर क्या है, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, थॉलियम एंड इनिडियम। सेम वही वाले पॉइंट है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, गैलियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो थोड़ी बहुत एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। सेम थॉलियम भी जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा किसके मुकाबले में, इनिडियम के मुकाबले में। क्या रीज़न है, सेम रीज़न आएगा वही वाला कि ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ रहा है। ग्रुप 4a की बात करें तो वो भी सेम ही होगा, ठीक है, कार्बन से लेड तक बिल्कुल डिक्रीज जाएगा, बट एक जगह पर आकर रेगुलरली डिक्रीज होगा कहाँ तक, जर्मेनियम तक, बट एक जगह पे आके टिन और लेड में आके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। लेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टिन के मुकाबले में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगेन क्यों बढ़ेगी, सेम रीजन, ड्यू टू
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा से लिखे हुए हैं, ठीक है। और ग्रुप 5A से 8A तक भी क्या रहेगा आपके पास, सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्कीम लगी है, ठीक है। एक याद करना है और एक के साथ एक खुद ब खुद याद हो जाएगा, जैसे यूजुअली होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आप क्या करें, एक को समझें और एक को फ्री में ले जाएं। तो हमने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी को समझा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई बेटा, खुद ब खुद सॉल्व हो गई। तो जल्दी से अगर आपने अपने पास सेव करना है तो सेव कर लें। मेरे ख्याल में आपको आज ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी समझ में आया होगा आपको बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ में आया होगा। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन थी, जिसमें से पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एटॉमिक रेडियस, सेकंड हमने आज के लेक्चर में दो डिस्कस की हमने, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दोनों का ग्रुप ट्रेंड क्या है, सेम एज इट इज, एक दूसरे की तरह डिक्टो कॉपी है। एक याद करना है, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, जस्ट डेफिनेशन में एक चेंज है। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे, ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से वो सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।